तो अब स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर फुल एंड, जो सीरीज़ हमारा चल रहा था फुल एंड कंप्लीट टेस्ट, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, जो कि हमारे पास अभी टेस्ट नंबर 7 होगा। ये पार्ट 1 है, 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे 1 से लेकर 50 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये फुल सिलेबस है तो सारे क्वेश्चन अच्छे होंगे। और एक और चीज़ बता दूं कि इस क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आप ना जानो, तो याद रखना कि देखो हमारा अभी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो हमारे पास अभी जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो हमको पता होना चाहिए। हाँ, अगर एग्जाम में आ गया तो उसको सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि अभी हम उसको जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं टेस्ट सीरीज में जो कि क्वेश्चन किसी से ना बने, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे तो आप उसको टैकल कर सकते, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपको मदद करते हैं एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन बनाने के लिए जो क्वेश्चन अलग से आ जाएँ। ओके, सो हमको अभी से इसको प्रैक्टिस करना। देखो ऐसे क्वेश्चन टफ होंगे लेकिन आप उसको समझ लोगे तो एग्जाम में सही हो जाएंगे। तो अभी हमको यहाँ पे गलत हो जाए चल जाएगा, यहाँ पे छूट जाएगा चल जाएगा, बट एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। ओके, सो ये इट है। सो स्टार्ट करते हैं अपने पास ना। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज की बात करनी है राज्यसभा में। The representatives of Union Territory in Rajya Sabha are indirectly elected by the members of Electoral College specially constituted for this purpose. Second, the system of proportional representation by the means of single transferable vote is used for the election of the member of Rajya Sabha from the Union Territories. Only Delhi and Puducherry have representation in the Rajya Sabha. देखो इस क्वेश्चन को तरीका करना क्या है, आपको पता हो ना पता हो मतलब नहीं, लेकिन ओनली वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वहाँ पे चांसेस है कि गलत हो जाएं और यहाँ पे ये है ही गलत, बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिल्ली और पुडुचेरी का ही रिप्रेजेंटेशन हो राज्यसभा में, और भी तो अपने पास यूनियन टेरिटरीज़ हैं। सो अपने पास जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी तो यूनियन टेरिटरी बन गया। ओके, सो अपने पास जो लद्दाख वो भी तो यूनियन टेरिटरी बन गया, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन है। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो देखो इस तीसरा गलत जाने के बाद आपके पास आंसर क्या बचता है, 1। तीसरा हटा दिया मैंने, यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, बचा क्या आंसर 1 टू ओनली। तो देखो दो तरीके होते हैं आंसर सॉल्व करने के, आपके बारे में सबको पता हो, सब कुछ पता हो और आप आंसर सॉल्व करो। दुनिया में तो ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसको सब कुछ पता हो। ओके, तो लेकिन आपको कुछ नहीं पता तो भी आपको सॉल्व तो करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम तो क्रैक करना है ना। सो यहाँ पे आपको तरीका का इस्तेमाल करना पड़ेगा एलिमिनेशन का। सो एलिमिनेशन मानता हूँ कि आज जो यूपीएससी के जो नया पैटर्न है क्वेश्चन बनाने का, उसमें एलिमिनेशन कम काम आता है। ऐसा नहीं कि काम नहीं आता, कम काम आता है, बट आपको उस कम को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। तो जानबूझ के एग्जामिनेशन कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे जो कि आसान होंगे, जिसको आप एलिमिनेशन से कर सकते हो, तब तो जाएंगे। भाई कंपटीशन में क्या होगा, कुछ लोगों को अंदर ले जाना चाहेगा, कुछ लोगों को बाहर करना चाहेगा। तो वहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे रहेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड और मेंटल स्टेबिलिटी एट द एग्जाम हॉल। ठीक है, वहाँ पे आपको दिमाग पे काबू होना चाहिए। ओके, कि कोई क्वेश्चन नहीं बना उसका तीसरा क्वेश्चन बनेगा, आपको पता हो लेकिन बनता नहीं है, बिकॉज प्रेशर बन जाता है। तो इसको हमको टैकल करना है क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करके। सो सेकेंड क्वेश्चन है, अ पर्सन elected as a member of the parliament can be disqualified under the Representation of People's Act 1951 on which of the following circumstances? First, if he is of unsound mind and stands so declared by the court। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि जो एमपी है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि अनसाउंड माइंड का हो गया, दिमागी तरीके से वो स्टेबल नहीं रहा है ना, वो दिमागी तरीके से पागल टाइप का हो गया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ओके, सेकेंड, इफ ही इज कन्विक्टेड ऑफ प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, बिल्कुल सही है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है आरपीए, उसके अंदर हमारे पास ये बताया गया है कि देखो भाई आप दो ग्रुप के पीछे लड़ाई करवा के आप नेता बन रहे हो, तो ये अपने पास आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ओके, सो सेकेंड इज इनकरेक्ट। सेकेंड इज मतलब सेकेंड जो है वो आरपीए के अंदर मेंशन है, सो सेकेंड इज करेक्ट। सेकेंड आरपीए के अंदर मेंशन है, सो सेकेंड इज करेक्ट। ओके, सो थर्ड, if he is an undischarged insolvent। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, वो बैंकक्रप्ट हो गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि हाँ कोई भी आदमी अगर अनडिस्चार्ज डिसॉल्वेंट हो गया है, मतलब बैंकक्रप्ट हो गया है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, भाई गरीब हो गया, देश को कैसे आगे बढ़ाएगा, खुद को नहीं संभाल पा रहा, देश को कैसे संभालेगा। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि हाँ इसको हटा दिया जाए।
इफ़ ही इज़ वॉलेंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, अगर फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप एक्वायर्ड कर लेता है तो उसको हटा दिया जाएगा, ऐसा किसके अंदर मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, नॉट इन द रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है, डिस्क्वालिफिकेशन तो सबके सब है, बट रिप्रेजेंटेशन के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर मेंशन डिस्क्वालिफिकेशन इनमें से कौन सा, ये हमसे पूछा गया। तो जो अपने पास सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ इज कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ओके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। सो सेकंड क्या हो जाएगा अपने पास, सही हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट के अंदर। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली 2। बाकी सब तो कहाँ मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन देखो एक्सप्लेन करेंगे, सोचोगे, दिमाग में रहेंगी, वरना भूल जाओगे। इतने सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में ना, छोटे छोटे चीज़ों पे एग्जामिनर फंसा देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है विद रेफरेंस टू पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। पैनल ऑफ चेयरपर्सन की बात करनी है लोकसभा की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट और आर करेक्ट। द स्पीकर नॉमिनेट्स अ पैनल ऑफ चेयरपर्सन फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर ऑफ लोकसभा। अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन। की टास्क ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज टू बी प्रिसाइड ओवर the house when the office of speaker deputy speaker is vacant। तो ये जो क्वेश्चन है मैं इसको बोलूँगा एक टफ क्वेश्चन है। टफ इसलिए क्योंकि पता नहीं होता लोगों को, इसलिए नहीं, लोग यहाँ पे क्या नहीं कर पाएंगे, एलिमिनेशन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखो एलिमिनेशन लगा तो सब सकते हैं लेकिन लगाते नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कहाँ पे एलिमिनेशन लगाना है, कहाँ पे लगाना है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन का आप कैसे लगा सकते हो, आपको फर्स्ट के बारे में नहीं पता, चलो मैं मान लेता हूँ पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा के बारे में नहीं पता, ठीक है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द की टास्क ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज टू प्रिसाइड ओवर द हाउस व्हेन द स्पीकर ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, मतलब जो लोकसभा है सपोज उसको ऊपर इसका स्पीकर अगर नहीं है, डिप्यूटी स्पीकर अगर नहीं है, तो इसके जगह पे जो चेयरपर्सन है वो आएंगे क्या, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो प्रेसिडेंट बोलता है कि हाँ भाई यहाँ पे कौन सी चीज़ यहाँ पे इसको प्रिसाइड करनी है, तो नॉट बाई चेयर पैनल ऑफ चेयरपर्सन यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट हो गया, तो हमारे पास करेक्ट हमसे पूछा गया, थर्ड इज इनकरेक्ट, 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 तो आंसर क्या बचा, 1 and 2 ओनली। तो अगर आप यहाँ पे आप देखो, अब हमने क्या किया, रिवर्स इंजीनियरिंग इस्तेमाल किया। अब हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कोई जब क्वेश्चन सॉल्व करते, अब अगली बार जब प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आए कि हाँ पैनल ऑफ चेयरपर्सन क्या होता है, तो अब हमको याद यहाँ पे कर लेना है कि स्पीकर होता है, स्पीकर नॉमिनेट अ पैनल ऑफ चेयरपर्सन फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल सही है, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के उन्हीं में से क्या करता है, स्पीकर नॉमिनेट करता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन को, बिल्कुल सही है। मिनिस्टर्स कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन, बिल्कुल सही, जो मिनिस्टर्स हैं वो नहीं हो सकते, किसका पार्ट, चेयरपर्सन का, किसका चेयरपर्सन, पैनल ऑफ चेयरपर्सन का पार्ट नहीं हो सकते। मिनिस्टर्स कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर, ये प्रिसाइड किसको करते हैं, नहीं करते, प्रिसाइड नहीं करते, किसको प्रिसाइड नहीं करते, लोकसभा को। कब जब लोकसभा वैकेंट हो जाए, मतलब डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर ना हो, तो हमारे पास क्या है, उसको पैनल ऑफ चेयरपर्सन इसको क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं, नहीं करते। कौन करता है भाई, प्रेसिडेंट बताएगा कौन करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री फोरम्स। हमको बात किसी करनी है, पार्लियामेंट्री फोरम्स की बात करनी है। दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर लेजिस्लेटिव मेंबर्स एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू हैव अ डिस्कशन ऑन क्रिटिकल इशूज फेस्ड बाय द नेशन। मिनिस्टर्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट acts as the ex officio chairperson or chairman of this forum. They offer members an informal forum to familiarize themselves with current issues of the interest। तो यहाँ पे पूछा गया है नॉट करेक्ट, क्या पूछा गया है, नॉट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं, दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर लेजिस्लेटिव मेंबर्स एंड पॉलिटिकल, दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द लेजिस्लेटिव मेंबर्स एंड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू हैव अ डिस्कशन ऑन क्रिटिकल इशूज फेस्ड बाय द नेशन, बिल्कुल सही है। जो पार्लियामेंट्री फोरम्स होते हैं, ये पार्लियामेंट्री फोरम्स जो हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या फिर हमारे पास जो MLAs हैं, उनको क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे जो क्रिटिकल इशूज़ हैं जो कि देश फेस कर रहा है उसको ये सुलझा सकें। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड है मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ दिस फोरम, नहीं, इसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका, पार्लियामेंट्री फोरम का, वो कौन होता है, वो स्पीकर होता है। सो सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड, दे ऑफर मेंबर्स एन इनफॉर्मल फोरम टू फैमिलाइज देमसेल्फ विद द करंट इशूज ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है। ये क्या करते हैं, अपने पास एक इनफॉर्मल फोरम प्रोवाइड करते हैं, एक इनफॉर्मल फोरम प्रोवाइड करते हैं किसको, जो अपने पास जो मेंबर्स हैं उनको, किस
किससे वो क्या हो पाए, वो फेमिलराइज हो पाए, वो फेमिलाइज कर पाएँ जो करंट इशूज़ चल रहे हैं उनके बारे में। सो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2। तो हमारे पास ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Now question number 5 है, which of the following statement correctly describe the power of legislative state legislative council। तो हमको बात करनी है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पावर की विद रेस्पेक्ट टू द मनी बिल। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है कैन डिले ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 4 मंथ। ओके, तो ये सही है अपने पास। फर्स्ट, नो ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, गलत बात है। व्हेन एसएलसी दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन अप्रूव द ऑर्डिनरी बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, दे हैव नो पावर टू अप्रूव ऑर्डिनेंस पास्ड बाय द गवर्नर। गलत है भाई। दे हैव नो पावर ओवर enlarging the jurisdiction of state public service commission, नहीं, they have power। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्टली मैच पूछा गया। क्या पूछा गया? करेक्टली मैच। तो आंसर हो जाएगा ये वाला कि मैक्सिमम टाइम तक वो डिले कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल को, 4 मंथ है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। हमको बात करनी है किसकी? एडजस्टमेंट, री एडजस्टमेंट ऑफ सीट्स की बात करनी है, नॉट एडजस्टमेंट, री एडजस्टमेंट ऑफ सीट्स की बात करनी है पार्लियामेंट के अंदर। द ऑर्डर इशूड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन रिगार्डिंग री एडजस्टमेंट ऑफ सीट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट वंस दे आर पब्लिश्ड बाय इन द गजट ऑफ द इंडिया। बिल्कुल सही है। जो डिलिमिटेशन कमीशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिलिमिटेशन कमीशन के लिए कि इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। तो ये एक स्टार पॉइंट है, आपको दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि बिकॉज जो डिसीजन है वो जो है उसको क्या नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट हमेशा याद होना चाहिए बच्चे। तो नॉट करेक्ट पूछा तो 1 तो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। जब 1 करेक्ट हो जाएगा तो हमने हटा दिया इसको, आंसर क्या बचा? 2 और 3 ओनली। ओके, सो जो प्रेजेंट डिलिमिटेशन ऑफ सीट्स होता है इट इज बेस्ड ऑन 2001 सेंसस, नॉट 2011 सेंसस। द इलेक्शन कमीशन इज एम्पावर्ड टू आइडेंटिफाई सीट्स व्हिच आर टू बी रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन पार्लियामेंट। ये गलत है बिकॉज इलेक्शन कमीशन इज नॉट एम्पावर्ड, डिलिमिटेशन कमीशन इज एम्पावर्ड। द डिलिमिटेशन कमीशन इज एम्पावर्ड टू आइडेंटिफाई सीट्स व्हिच आर टू बी रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द रिजर्व आर टू बी रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंट्स पावर ओवर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही है, बिकॉज जो मनी बिल होता है ना, इसको प्रेसिडेंट ने ही तो बोला है भाई। तो मनी बिल जो होते हैं ना, इट कैन नॉट बी सेंड फॉर रिकंसिडरेशन। मनी बिल को रिजेक्ट किया सकता है, फिर गिव हिज असेंट। ओके, सो कैन नॉट फॉर रिकंसिडरेशन। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सॉरी फर्स्ट इज करेक्ट, मतलब सही तो बोल रहा है कि इट कैन नॉट रिटर्न, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव, ये देखो एब्सोल्यूट वर्ड है मैंडेटरी, जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड होते हैं मैंडेटरी है ना, ऑलवेज, नेवर, एक्सेप्ट, ऑल, एवरी टाइम, ये सब थोड़े एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं और यहाँ पे गलत होने के चांसेस होते हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज और हर असेंट टू ऑर्डिनरी बिल प्रेजेंटेड फॉर हिज और हर असेंट फॉर द सेकेंड टाइम बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसा नहीं है भाई कि मैंडेटरी हो जाए, है ना, प्रेसिडेंट है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, याद होना चाहिए आपको। और वैसे ही आप दिमाग भी लगाओ तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप दूसरे बार उसने पास कर दी स्टेट लेजिस्लेचर, कोई गलत बिल है उसका दूसरे बार उसने फिर से रिकंसिडरेशन के भेजा, फिर से भेज दिया तो किसको बाइंडिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा काउंसिल मिनिस्टर के लिए होता है, ठीक है ना। काउंसिल मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को भेजती है कुछ तो उसमें होता है, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। द प्रेसिडेंट प्रायर कंसेंट इज मैंडेटरी टू इंट्रोड्यूस अ बिल विच सीक्स टू कर्टेल द जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका प्रायर कंसेंट जरूरी नहीं है। अब ये स्टेटमेंट गलत क्यों है ये देखते हैं। बिकॉज द प्रेसिडेंट प्रायर कंसेंट इज मैंडेटरी टू इंट्रोड्यूस अ बिल विच कर्टेल्स, ना भाई ना, जो अपने पास ऐसा कोई बिल ही नहीं हो सकता जो कि कर्टेल करे किसके जुरिसडिक्शन को, है ना, हाई कोर्ट के, या फिर हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन कर्टेल करने वाला ऐसा कोई भी बिल नहीं है जिसको स्टेट लेजिस्लेचर या फिर अपने पास जो पार्लियामेंट हो, है ना,
वो इसको कर सके। ओके, वो चेंज कर सकता है, नॉट कर्टिल, कम नहीं कर सकता, कर्टिल नहीं कर सकता, चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज दी, जो पार्लियामेंट है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर वो चेंज कर सकता है, नॉट कर्टिल। चेंज करने के लिए तो प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए, बट कर्टिल नहीं कर सकते, तो असेंट दूर की बात है। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पे 1 ओनली। Now question number 8 है, which of the following statements are correct with reference to the bill on dissolution of the state legislative assembly? So first statement है, a bill passed by the council but pending in the assembly lapses. करेक्ट पूछा है ना। सेकेंड देखते हैं, a bill pending assent of the governor lapse but a bill pending assent of the president does not. अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया तो क्या लैप्स होगा, ये हमसे पूछा है। थर्ड देखते हैं, अ बिल पास्ड बाय द असेंबली बट पेंडिंग इन द काउंसिल डज नॉट लैप्स। बिल्कुल सही है। अ बिल पास्ड बाय बोथ असेंबली एंड काउंसिल बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस डज नॉट लैप्स, ये भी सही है। सॉरी, ये जो थर्ड है इनकरेक्ट है, बिकॉज अ बिल पास्ड बाय द असेंबली बट पेंडिंग इन द काउंसिल डज नॉट लैप्स, नॉट लैप्स बोल रहा है तो गलत है भाई, इट विल लैप्स, इट विल लैप्स, इट विल लैप्स। ओके, बिल पास बाय द काउंसिल बट पेंडिंग इन द असेंबली, यस लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया और असेंबली में पेंडिंग हो रहा है, तो ये पास, तो ये क्या हो जाएगा, ये लैप्स कर जाएगा। सो दिस इज करेक्ट। अ बिल पेंडिंग assent of the governor lapses but a bill pending assent of the president does not lapse. असल में जो सेकेंड स्टेटमेंट है गलत है, बिकॉज जो बिल पेंडिंग है असेंट ऑफ द गवर्नर एज वेल एज असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दोनों लैप्स नहीं होता है, ठीक है, कोई सा भी लैप्स नहीं होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा 1 and 4। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, with reference to the composition of the state legislative assembly, consider the following statement. The Constitution of India fixed both the maximum as well as the minimum strength of the state legislative assembly. बिल्कुल सही है। The governor of the state can nominate 2 members who have legal expertise to the state legislative assembly. उसको देखते हैं। 4 देखते हैं, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड फॉर डिलिमिटेशन कमीशन बेस्ड ऑन 2011 सेंसस, नहीं, ये 2001 सेंसस के हिसाब से होता है और इट इज़ नॉट द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट इज़ 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2003। दिस इज इनकरेक्ट। अगर 4th इनकरेक्ट हो गया तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया और क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट इन ईच स्टेट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। असेंबली सीट्स वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड, गलत है भाई, पार्लियामेंट डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ओके, सो 3 इज करेक्ट, 4th इज इनकरेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स बोथ मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम, बिल्कुल सही है। गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स हु हैव लीगल एक्सपर्टीज टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 1 मेंबर है भाई, 2 मेंबर नहीं है, 1 मेंबर। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 and 3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच हाउ मेनी द फॉलोइंग एक्सपेंसेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, पेंशन जो थी हाई कोर्ट, बिल्कुल सही है। ये किसके अंदर आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। सैलरी ऑफ द कॉम्प्ट्रेंटर जनरल, बिल्कुल सही है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल, ये भी सही है। सॉरी, ये 4th वाला गलत है, जो फर्स्ट वाला सही है, बिकॉज एमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ये कहाँ से आता है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, ठीक है। बट जो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल, ये चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं है, ये चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं है। सो 3rd इज इनकरेक्ट, सॉरी 4th इज इनकरेक्ट। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली 3 एक्सपेंसेस आर दी चार्ज एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, the first no confidence motion in Indian India's parliament was moved in 1968 against the Indira Gandhi led government. No, पहली बार जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी उसके अंडर हमारे पास पहले बार नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस किया गया, मूव किया गया बाई कृपलानी, JBS कृपलानी। सो दिस इज इनकरेक्ट। जवाहरलाल नेहरू। For the first time, departmentally related standing committee were created in 2004. No, it is created in 1889.
3 डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया था, हाउस, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। The time spent by Lok Sabha on discussing union budget has continuously increased. No, it has been continuously decreased. Okay, it is not, देखो ये कंटिन्यूसली वाला जितना क्वेश्चन होता था 99% चांसेस गलत होंगे, क्योंकि कोई चीज़ लगातार बढ़े लगातार घटे से ज़्यादा जनरली नहीं होता, बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीम। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमारे पास इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट तीनों है यहाँ पे। The origin of this committee can be traced to Standing Financial Committee set up in 1921. It suggests alternative policies to bring about efficiency and economy in administration. The Rajya Sabha has no representation in this committee. Which of the following parliamentary committee has been mentioned in the passage? इसमें राज्य सभा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता बोल रहा है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर ऐसा मत सोचना। एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, एस्टीमेट कमेटी के अंदर राज्यसभा का कोई भी रोल नहीं होता। एस्टीमेट कमेटी के अंदर ये PYQ है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है, तो राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता एस्टीमेट कमेटी के अंदर। और एस्टीमेट कमेटी जो था वो 1921 के अंदर पहली बार स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी के बनाने पे इसका ओरिजिन को देखा जाता है। ओके, सो आंसर क्या जाएगा, एस्टीमेट कमेटी 1921 का दिमाग में आना चाहिए। 1921 एस्टीमेट कमेटी और राज्यसभा का नो रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हमको बात करनी है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। दिस कॉन्सेप्ट वाज ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिल्कुल सही है। एंड इट रिक्वायर्स ए स्ट्रिक्टर एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई। नहीं, यहाँ पे डाइल्यूट किया गया है रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई। रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई क्या बोलता है, जो आदमी जो किसी का बोले तो लोकस स्टैंडाई, जैसे कोई आदमी को कोई भी अपने पास राइट हार्म हुआ है तो वही क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। ओके, कि उसका ये दिक्कतें हैं। बट लोकस स्टैंडाई डाइल्यूट कर दिया गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, मतलब कोई और आदमी को कोई तकलीफ है तो दूसरा आदमी भी उसको केस कर सकता है कि हाँ यार इसको ये तकलीफ है। सो इट इज़ द लोकस स्टैंडाई, द रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई हैज़ बीन डाइल्यूटेड, सो दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द नॉन एडवाइजरियल सिस्टम ऑफ लिटिगेशन। ठीक है, नॉन एडवाइजरियल सिस्टम ऑफ लिटिगेशन पे ही बेस्ड है, ये बिल्कुल सही है यार। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, विथ रेफरेंस टू यूनियन जुडिशरी विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मतलब डायरेक्टली आप कहाँ जा सकते हो, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ, देखो एडमिशन क्या बोल रहा है, एडमिशन ऑफ जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट एज अ लीगल प्रोसीजर और लीगल प्रेसिडेंट इन लोअर कोर्ट्स, गलत है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द जुडिशनल पावर कन्फर्ड अपॉन द सुप्रीम कोर्ट ऑन द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत है। कि मतलब डायरेक्टली ओरिजिनल मतलब डायरेक्टली आप जैसे कोई चीज़ के पास ओरिजिनल जुडिशन मतलब डायरेक्टली आप वहाँ पे जा सकते हो, कोई सा भी केस हो। जैसे हमारे पास क्या होता है, सुप्रीम पहले तो लोअर कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये नहीं हो, डायरेक्टली आप जा सकते हो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। A territorial remit on the jurisdiction of the High Court before the larger scale reorganization of the state, ये गलत है। Power of the Supreme Court और High Court to hear and adjudicate certain cases in the first instance, बिल्कुल सही है। ओरिजिनल मतलब क्या है, फर्स्ट इंस्टांस, पहली बार में उसको सुन सकते हो, इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो आप फर्स्ट इंस्टांस में आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू deprivation of rights of scheduled caste, deprivation of rights of the scheduled caste, to investigate and monitor all matters relating to the constitutional safeguard of the scheduled caste, to investigate and monitor all matters relating to constitutional safeguard for scheduled caste, to investigate and monitor all matters relating to constitutional safeguards for the scheduled caste। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का काम क्या है, ये हमसे पूछा है फंक्शन। ठीक है, सो इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, बिल्कुल सही है। टू इन्वेस्टिगेट मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऑफ द शेड्यूल कास्ट, ये भी सही है। स्पेसिफाइंग द कास्ट टू बी डीम्ड एज शेड्यूल कास्ट इन रिलेशन टू एनी यूनियन टेरिटरी, नहीं, ये नहीं बताता कि कौन सा कास्ट को शेड्यूल कास्ट करना है। एनुअली प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट अपॉन द वर्किंग एंड सेफगार्ड ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये भी सही है। ओके, तो करेक्ट हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा यहाँ पे 1, 2 and 4, थर्ड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें 2002 की। इट मेड राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया क्या इसने? बिल्कुल सही है। सेकेंड, इट एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है कि 6 to 14 ईयर एक गार्जियन या फिर पेरेंट का ये फंडामेंटल ड्यूटी बनता है कि 6 to 14 ईयर में वो क्या करे, अपने बच्चे को पढ़ाए। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन इंडिया डायरेक्टली इंप्लीमेंट्स द डायरेक्टिव्स मेंशन इन द पार्ट आर्टिकल 47 ऑफ द पार्ट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 47 में किसकी बात की गई है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, राइट टू एजुकेशन एक्ट की, चाइल्ड लेवल प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 की, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 47 को इंप्लीमेंट करके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, बिकॉज जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो जो आर्टिकल 47 में बोलता है टू इंक्रीज दी स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन को, स्टैंडर्ड मतलब जो न्यूट्रिशन है उसको बढ़ाने की बात करता है ये, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता है ये, पब्लिक हेल्थ की बात करता है, ठीक है। और प्राइमरी ड्यूटी है इंसान की न्यूट्रिशन पे फोकस करे, हेल्थ पे फोकस करे, तो इसीलिए हमारे पास क्या किया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया अंडर आर्टिकल 47 को इंप्लीमेंट करने के लिए। How many of the following directive principles or directives is are outside पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 4 के आउटसाइड कौन कौन से हैं? प्रोविजन ऑफ एडुकेट फैसिलिटी फॉर इंस्टांसेस फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग, ये आर्टिकल 351 है, सॉरी ये 350A है मदर टंग के लिए। सो इट इज़ नॉट अंडर आर्टिकल DPSP बिकॉज DPSP 34 से लेके 36 से लेके 51 तक आता है। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट बिल्कुल सही है, ये हमारे पास किसके अंदर आता है? ये DPSP के अंदर आता है और ये आर्टिकल 48A के अंदर आता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये आर्टिकल 351 बात करता है किसके बारे में? डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के बारे में। सो दिस इज ऑल्सो आउटसाइड दी पार्ट 4, तो हमको बताना है आउटसाइड कौन सा है। तो 1 हो गया, 3 हो गया। कंसिडरेशन ऑफ द क्लेम ऑफ द मेंबर्स द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द पब्लिक सर्विस, ये किसके अंदर आता है? आर्टिकल 335 के अंदर आता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो आउटसाइड दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास आउटसाइड होता। तो हमसे अगर पूछा कि कितने आउटसाइड है, तो यहाँ पे 3 आउटसाइड स्टेटमेंट्स हैं, 3 डायरेक्टिव्स आउटसाइड है सेकंड को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर, जो हम्प नो स्पीड वाइपर ये वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है क्या? बिल्कुल सही है। एंड जो स्लॉथ बियर है वो कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के अंदर स्लॉथ, बिल्कुल सही है। जो स्लॉथ बियर्स है वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। एंड वाइट रम्ड वेल्चर कोल्ड डेजर्ट में पाया जाता है कि नहीं? ये नॉर्थ, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, जैसे कि हमारे पास यूपी हो गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स यूपी में पाया जाता है, ठीक है। सो करेक्टली मैच पूछा था, तो पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच है, दैट इज कौन कौन से? 1 and 2। Which of the following statement are correct with reference to the recent amendment in the national policy on biofuel 2008? The amended policy target 20% blending of ethanol in petrol by 2030 नहीं, ये टारगेट करता है 20% ethanol blending 2025-26 तक। So this is incorrect. It will now allow for the export of biofuel in specific cases. It will now allow for the export of biofuel in specific cases, बिल्कुल सही है। The policy aim to promote the production of biofuel in the country under the Make in India program, ये भी सही है। तो हमसे कट पूछा है, कट हो जाएगा 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 21 है, with reference to the forest conservation rule 2022 consider the following statement. First, this rule has been notified under the Forest Act of 1927, गलत है। This rule has been notified under the Forest Conservation Act 1980s। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो मैंने फर्स्ट घटा दिया, आंसर क्या बच्चा? 2 and 3 ओनली। आंसर हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? दिस। Now question 22 है, consider the following statement. Pollen grains are male biological entities involved in sexual reproduction process in flowers, बिल्कुल सही है। Pollinator the thoracic region of the respiratory tract leading to poor quality of life for patient, नहीं। पोलन जो होता है ये ट्रैप हो जाता है म्यूकोसल लाइनिंग्स में, ये थोरेसिक कैविटी के अंदर नहीं जाता। सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकंड इज इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, when Arizona Grand Canyon was formed, it acted as a huge physical barrier
and resulted in separation of species of squirrel into two distinct groups. The barrier made it impossible for the species to breed with one another. Now each species equally dominates, develop different based on the demand of their unique habitat. Which of the type of speciation has been described in the paragraph? ठीक है, तो जो फिजिकल बैरियर की वजह से होता है, जो जियोग्राफिकल सेग्रीगेशन की वजह से होता है, ठीक है ना, जो जियोग्राफिकल सेपरेशन की वजह से होता है वो क्या होता है? एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। क्वेश्चन 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ द एस्चुरी इकोसिस्टम। इट प्रोवाइड फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, सही है। इट प्रोवाइड कोस्टल बफर फ्रॉम स्टॉर्म सर्ज एंड फ्लडिंग, यस। इट एक्ट एज अ नर्सरी फॉर बोथ फ्रेश वाटर एंड ओशन डिपेंडेंट एनिमल्स, बिल्कुल सही, बिकॉज यहाँ पे एस्चुरीज में क्या होता है, यहाँ पे गर्म जो सी वाटर होता है वो इसके पास तक आ जाता है, ठीक है ना, मुहाने तक आ जाता है। इट एक्ट एज अ शेल्टर फॉर सी अर्चिन्स एंड हॉर्सशूज, क्रैब एंड ऑटर्स, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट है सब के सब। क्वेश्चन 25 है, विथ रेफरेंस टू द ग्रासलैंड इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन जनरल द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, गलत है, बिकॉज जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होते हैं इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है? अपरेट होती है, बिकॉज जो ग्रासेस का नंबर हो जाता है तो नंबर तो होगा ही होगा, बट मास भी जो होता है ना ग्रासलैंड का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू, हम लोग देखेंगे क्योंकि वहाँ बहुत कम स्पीसीज़ प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि जो बायोमास होगा वो भी क्या होगा? अपराइट होगा। ओके, so this is incorrect. The agriculturization of the grassland owing to their rich soil fertility is one of the threat faced by the grassland ecosystem, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा 2 only. Question 26 है, with reference to the process of eutrophication, what is eutrophication? That is natural aging of leek. Okay, what is eutrophication? Eutrophication is natural aging of leek. Eutrophication is the natural aging of leek. इट ऑकर्स व्हेन मिनरल एंड न्यूट्रिएंट लेवल इन द वाटर बॉडी डिक्लाइन, नहीं, इनका वैल्यू जब बढ़ता है तब होता है यूट्रोफिकेशन। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे नॉट करेक्ट पूछा है। द प्रोसेस रिजल्टिंग इन डिक्लाइन ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द लेक, बिल्कुल सही है। द प्रोसेस जनरली रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन इन द वाटर बॉडीज, ठीक है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास आंसर में सेकेंड नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट इनकरेक्ट है ना, तो सेकेंड नहीं होगा और 1 होगा ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 4। क्वेश्चन 27 है, consider the following statement. Shorter electric product life cycle, no rule and regulation regarding e-waste management, no producer responsibility for recycling e-waste, not enough awareness regarding the disposal of e-waste. How many of the statement given above is are the reason behind the high e-waste generation? high e-waste generation क्यों है इंडिया के अंदर? Shorter electronic product life cycle, बिल्कुल सही है। थर्ड है, नो रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग ई-वेस्ट, नहीं भाई, रूल्स एंड रेगुलेशन है। नो प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ई-वेस्ट, नहीं, ये भी है। नॉट इनफ अवेयरनेस, बिल्कुल सही, अवेयरनेस नहीं है, तो सब दिस इज करेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा तो टू रीजन्स आर करेक्ट, दैट इज 1 and 4। 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड फीचर। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? कलरलेस एंड टॉक्सिक गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड बिल्कुल सही है। अमोनिया कलरलेस गैस विद पंजेंट ऑर्डर, बिल्कुल सही है। जो नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और अमोनिया दोनों कलरलेस गैस है। ओजोन पेल ब्लू गैस विद पंजेंट स्मेल, बिल्कुल सही है। पार्टिकुलेट मैटर कंसिस्टिंग ऑफ एयरबोर्न लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल, बिल्कुल सही है। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, करेक्टली मैच हो जाएंगे, चारों के चारों पेयर्स आर करेक्टली मैच। क्वेश्चन 29 है, येलो बैंड डिसीज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ यूजुअली अफेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। येलो बैंड डिसीज जो है कोरल रीफ्स को अफेक्ट करता है, न्यूज़ के अंदर था ये। क्वेश्चन 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स बेंजोपायरिन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्सेनिक, निकल। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड फॉर एयर क्वालिटी दैट आर सेट बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर गिवन इज आर नोटिफाइड इन दिस स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं देखते हैं। PM10 है, PM2.5 है, NO2 है, SO2 है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, आर्सेनिक है, लीड है, निकल है, बेंजोपायरिन है, बेंजीन है। 12 है, 12 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक है बेंजोपायरिडीन, ठीक है, तो बेंजोपायरिन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, आर्सेनिक है, निकल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 4, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन 31 है, विथ रेफरेंस टू एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स इशूड बाय द बैंक, बिल्कुल सी है, दे आर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। द मैच्योरिटी दिस बॉन्ड फिक्स्ड बाय द इन्वेस्टर ऑफ द बॉन्ड, नो, ये इसकी जो मैच्योरिटी है वो बैंक डिसाइड करता है, ओके, नॉट द इन्वेस्टर।
तो सेकंड इज इनकरेक्ट। दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द बेसल अकॉर्ड आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन एक्सपोर्ट पॉलिसीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम किसकी बात करता है? It allows duty-free imports of input that are physically incorporated in an export product. It provides a framework for reducing the high cost of credit incurred by Indian exporter. It allows exporters to apply for export license, quotas and other registration which are issued to them. It aims to promote brand recognition of Indian agriculture products in the specified overseas market. तो जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है, ड्यूटी फ्री क्या है? एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम इज अ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ inputs that are physically incorporated in an export product. सही है, this is correct. Which of the following statement correctly describe the purpose of recently extended ban on the trading of agriculture commodities by SEBI? Okay, to protect the traders from volatility in the market, to protect the interest of the importers by hedging risk, गलत है। to control the risk राइजिंग इन्फ्लेशन, बिल्कुल सी राइजिंग इन्फ्लेशन को देखते हुए आरबीआई ने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया बैंड ऑन ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली लॉन्च मार्क प्लेटफॉर्म। तो मार्क प्लेटफॉर्म किसके बारे में बात करता है? मार्क प्लेटफॉर्म ये है मेरा दोस्त अखिलेश, ये भी आज रिकॉर्डिंग माना चाहता है तो इसको रख लिए हैं, अब भाग गया। किधर कैमरा है? अगली बार जरूर आएंगे। ओके, so mark platform to promote the manufacture and export of high quality capital goods from India, develop industrialization in the remote, hilly and inaccessible areas of the country, to provide sector focused guidance and support to startups throughout their life cycle. तो mark platform किसके लिए था? startups के लिए था, startups। so आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3। Now question number 35 है, with reference to the Financial Service Institution Bureau FSIB, Financial Service Institution Bureau considered the following statement. It was established by replacing the Bank Board Bureau of India. So this is बिल्कुल करेक्ट। It is headed by the Secretary of the Department of Financial Service. No, ये जो एक ऐसा चेयरपर्सन जो होता है उसको अपॉइंट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो सेकेंड इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है। द चेयरपर्सन ऑफ FSIB will be a de facto member of the monetary policy committee in the Reserve Bank of India, बिल्कुल गलत। It will ensure the proper selection of talent for senior position at financial institution in the country, बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पे सीनियर पोजीशन को सिलेक्शन किया जाता है। ओके, तो आंसर क्या जाएगा? 1 and 4 और थर्ड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट मतलब कैपिटल डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, ट्विन डेफिसिट मतलब कैपिटल डेफिसिट प्लस fiscal deficit plus current account deficit. Okay, fiscal deficit plus current account deficit is called twin deficit. Question 37 है, consider the following statement with reference to non-performing assets according to financial stability reports of the Reserve Bank of India. The gross NPA has been continuously declining for the last 10 years. ऐसे डिक्लाइन नहीं हो रहा, पहले बढ़ा भी फिर कम भी हो गया। सो दिस इज इनकरेक्ट। द रिडक्शन इन द एनपीए ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इज रिसेंटली द रिडक्शन इन द एनपीए ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन रिसेंट ईयर इज मेनली कंट्रीब्यूटेड टू रिटर्न ऑफ लोन्स, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा 2 ओनली, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 है, विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। GDP reflect the demand side perspective whereas GVA reflect the supply side perspective of calculation of the size of the economy, बिल्कुल सही। GDP जो है डिमांड साइड को बताता है, GVA जो है सप्लाई साइड को बताता है, बिल्कुल सही है। GDP on market price is always not always, it depends on the taxes and subsidies, so this is incorrect, कट जाएगा 1 only। क्वेश्चन नंबर 39 है, विद रेफरेंस टू द मेथड ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द फिक्स्ड बेस इंडेक्स द वेट असाइन्ड टू वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड गुड्स ऑटोमेटिकली चेंज एज द इकोनॉमी चेंजेस। नो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ ये और एक और चीज़ें भी डिपेंड करता है।
गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इन द चेन मेथड द बेस पीरियड कीप चेंजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, बिल्कुल सही है। अनलाइक फिक्स बेस मेथड द चेन बेस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इफ डाटा फ्रॉम प्रीवियस ईयर इज नॉट अवेलेबल, बिल्कुल सही, बिकॉज यहाँ पे वैसे डाटा बहुत जरूरी है। करेक्ट हमसे पूछा है तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, करेक्ट जाएगा वहाँ पे 2 and 3 ओनली। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द पोटेंशियल बेनिफिट फॉरगॉन, मतलब ओके, इट इज़ एनी पोटेंशियल फॉरगॉन बेनिफिट फ्रॉम मिस्ड ऑप्शन नॉट चूजन, मतलब जो बेनिफिट था, जो फायदा था, मैंने जो अपॉर्चुनिटी को खो दिया उसको क्या बोला? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा। क्वेश्चन 41 है, एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो CR बढ़ गया में रिड्यूस द क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी, बिकॉज कैश रिजर्व रेशियो बढ़ गया, मतलब RBI के साथ हमको पैसा रखना पड़ेगा, मतलब जो क्रेडिट होगा बैंक के पास वो कम होगा तो इकोनॉमी में क्रेडिट कम हो जाएगा। सो दिस इज करेक्ट। एंड इंक्रीज इन द रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब क्या है? जो जिस दर पे बैंक देता है लोन, नहीं RBI देता है बैंक को लोन, ठीक है। रेपो रेट बढ़ गया तो RBI जो होगा लोन कम देगा, लोन कम देगा तो बैंक के पास पैसा कम आएगा। सो इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, बिल्कुल सही है। लोन मतलब जो बैंक का लोन होगा उसको बढ़ा दिया जाएगा। बैंक लोअर बैंक रेट मतलब वही जो लोन का रेट है। कैन हेल्प इन लोअर द कॉस्ट ऑफ फंड फॉर बोरोवर, बिल्कुल सही है। रेपो रेट ऑफ बैंक रेट से मान लो। एंड इनकेस इन स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो विल टेंड टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। सेल्फ खुद के साथ अगर पैसे रखेगा, सेल्फ सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो तो खुद के साथ पैसे रखेगा तो क्या करेगा? जो सप्लाई होगा, मनी सप्लाई, जो लोन में पैसे देगा वो कम देगा, तो बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा? यहाँ पे चारों के स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, टाइप ऑफ टैक्स एंड डिस्क्रिप्शन, एड वैलोरम एसेस्ड ऑन टोटल वैल्यू वैलोरम, सेम करेक्ट है। टॉबिन टैक्स, ड्यूटी ऑन स्पॉट करेंसी ट्रेड, बिल्कुल सी, इसको टॉबिन टैक्स बोलते हैं। पेंगुइन टैक्स किसको बोलते हैं? है ना, नेगेटिव इफेक्ट इन द सोसाइटी की वजह से जो टैक्स, जैसे दारू बनाया उस पर जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी, उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं पेंगुइन टैक्स, दिस इज करेक्ट। ट्रांसफर टैक्स मतलब टैक्स ऑन द कैपिटल गेन, नो कैपिटल गेन पे तो कैपिटल गेन टैक्स होगा। ट्रांसफर टैक्स मतलब जो प्रॉपर्टी मेरा जब भी मेरे नाम पे थी उसमें दूसरे को नाम पे दी तो टैक्स दिया, उसको बोला क्या, उसको बोलेंगे ट्रांसफर टैक्स। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे काइटली मैच पूछा है, काइटली मैच क्या जाएगा यहाँ पे? 3 पेयर्स, 1, 2 and 3। क्वेश्चन 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन एडिशन टू नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? रिसीविंग एक्सटर्नल ग्रांट्स, बिल्कुल सही है। टेकिंग लोन्स फ्रॉम द मार्केट, नॉन ठीक है ना, ये हो जाएगा रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो लोन ले लेगा तो क्या रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर आएगा? कैपिटल लायबिलिटी है, सो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आएगा। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। सो सेकंड को मैंने हटा दिया, सेकंड को हटा दिया, आंसर क्या बचा? 1, 3, 4। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। किसके अंदर आएगा? नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर। फीस एंड फाइन्स रिसीव बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये भी आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 34 है, विद रेफरेंस टू ग्लाइफोसेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम हेर्बिसाइड टू कंट्रोल वाइड रेंज ऑफ वीड्स, बिल्कुल सही है। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली, यार एब्सोल्यूट वर्ड है तो गलत हो जाएगा। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 45 है, द टर्म इवेंट होराइजन, तो ये ब्लैक होल के एस्पेक्ट में होता है, तो ब्लैक होल कहीं और पे नहीं है, सो आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 45 है, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के बारे में हमको बताना है। डीप लर्निंग का मतलब क्या है? फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली मैच। ओके, डिजाइड ऑफ आर्टिफिशियल लर्निंग दैट असिस्ट ह्यूमन इन फास्ट लर्निंग। इट इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग दैट ट्राइज टू इमिटेट वे ऑफ ह्यूमन गेन सर्टेन टाइप्स ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही है, ये गलत हो जाएगा बिकॉज ये ह्यूमन नॉलेज कैसे लेता है उसको टेस्ट करता है। ओके, टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो इट इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज मशीन लर्निंग। सो आंसर हो जाएगा 2। ओके, क्वेश्चन 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ स्पेस। Space situational awareness is a practice of identifying object in space and tracking their orbit, बिल्कुल सही है। India's first commercial space situational awareness observatory will be set up in Bengaluru। ये घरवाल रीजन में है, यूके उत्तराखंड के अंदर। सो दिस इज इनकरेक्ट। प्रोजेक्ट नेत्रा विल बी एन अर्ली वार्निंग सिस्टम इन इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हैजार्ड ऑफ स्पेस डेब्रिस, सही है। इसरो हैज सेट अप अ डायरेक्टरेट of space situational awareness and management as a measure to protect space assets, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 को छोड़ के 1, 3, 4। 48 नंबर क्वेश्चन है, दिस फिनोमिना when huge amount of matter like a cluster of galaxies create a gravitational field that distort and magnifies the light from distant galaxies that are behind it but in the same line of sight. This effect allows researchers to study the details of early galaxies too far away to be seen with current technology and telescope.
विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरस्टेलर फिनोमिना इज बीइंग डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ। तो ये बात कर रहा है ग्रेविटेशनल लेंसिंग की। लेंसिंग का मतलब छोटी चीज़ों को बड़ा कर देना, यहीं पे छोटी चीज़ों को बड़ा कर दे रहा है, मैग्नीफाई कर दे रहा है। तो मैग्नीफाई से आप तुक्का भी लगाओ तो लेंस से याद रखना। कोई भी चीज़ आदमी कोई भी नाम जो रखा था वैसा रखा है तो आसानी से याद हो जाए, आसानी से हम रोजमर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकें, इसलिए इसका नाम वैसा रखा जाता है। क्वेश्चन 49 है विथ रेफरेंस टू एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट अलाउ कन्वेंशनल सबमरीन टू रिमेन सबमर्ज्ड फॉर मच लॉन्गर देन ऑर्डिनरी डीजल सबमरीन, बिल्कुल सही है। इट अलाउ नॉन न्यूक्लियर सबमरीन टू ऑपरेट विदाउट द एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 50 है विद रेफरेंस सीगेला बैक्टीरिया, हमको बात किसी करनी है सीगेला बैक्टीरिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया कैन रिजल्ट इन डायरिया इन ह्यूमन, बिल्कुल सही है। ये बैक्टीरिया को कम कस करता है, ये इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, ठीक है ना। दिस आर करंटली देयर इज नो करंटली वैक्सीन फॉर कॉज्ड बाय सीगेला बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। एन आउटब्रेक ऑफ सीगेला बैक्टीरिया रिसेंटली अकर इन द स्टेट ऑफ केरला, ये भी सही है। करेक्ट हो जाएगा 3 1 2 3 ऑल।